तो द रीइंकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैंग ने वह यूनिकॉर्न ब्लड सायन को पिला दिया था, जिसके पिलाते ही सायन की हालत और भी खराब होने लगी थी। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सायन को देखते हैं, जो अपने आखिरी समय में मैंग, वांगलिन और सारा को जाते हुए देख रहा था, जिसके थोड़ी देर में ही वह वहीं मारा जाता है। जिसके बाद वहाँ एक बीस्ट सायन को मरा हुआ देख उसे खाने आता है, पर तभी वह बीस्ट सायन के बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाता है। जिसके ऐसा होते ही हम वापस उस मिस्टीरियस आवाज को सुनते हैं, जो बोल रही थी कि अगर तुम्हें कल्टीवेशन के रास्ते में चलना है तो तुम्हें अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तुम्हें बीस्ट को डिवोर यानी खाना पड़ेगा। जो चीज सायन ने इनडायरेक्टली कर लिया था, जिसमें वो उस यूनिकॉर्न ब्लड से लेकर अभी तक के इस बीस्ट को एब्जॉर्ब करने का था, जिससे सायन की बॉडी अब हवा में उड़ने लगती है और उसके सोल को फिर से प्यूरिफाई किया जाता है और उसे एक कल्टीवेटर बनने का मौका मिलता है, जिसे सायन अपने डेस्टिनी मानकर एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके ऐसा करते ही हमारा सीन यहीं पे कट हो जाता है और अब हम सायन को ट्रेजर हाउस में देखते हैं, जहाँ सायन इस ट्रेजर हाउस को देखते हुए मिस्टीरियस आवाज की बातें याद कर रहा था, जिसने सायन को बोला था कि अगर उसने अपना ब्रेक थ्रू करना है तो उसे पावरफुल बीस्ट के ब्लड की जरूरत पड़ेगी, जिससे वह फ्यूचर में और भी स्ट्रांग बन सकेगा। पर अभी के लिए जो उसने यूनिकॉर्न ब्लड को कंज्यूम किया है, उससे उसे एक न्यू लाइफ मिला है, जिससे वह इस कल्टीवेशन के जर्नी को स्टार्ट कर चुका है। और साथ ही में सायन अब बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज का कल्टीवेटर था। जिसके बाद सायन इस ट्रेजर हाउस में एंटर कर जाता है, जहां आते हुए सायन सबसे पहले बहुत सारे स्पिरिट टूल को देखता है। और इस ट्रेजर हाउस में आने का एक ही वजह था, ताकि सायन यहाँ से पावरफुल हाई लेवल बीस्ट के ब्लड को खरीद सके, जिससे वो अपना बदला वांगलिन से ले पाएगा। तो सायन को वहां आते हुए इस ट्रेजर हाउस का एक वर्कर देख लेता है, जिसका नाम फ्यूरी होता है, जो बोलने लगता है, वेलकम है सर, आप यहाँ से क्या लेने आए हैं? आप मुझे वो बता दें, वो चीज़ मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगा। जिस पर सायन उसे 3 हाई लेवल बीस्ट के ब्लड का डिमांड करता है, जिसका टोटल कॉस्ट 3 लाख इनगोट्स होता है। तो सायन बोलता है, अभी तो मेरे पास इतने पैसे फिलहाल नहीं है, पर इसके बदले में मैं आपको एक मिनरल स्टोन दे सकता हूँ। जिसकी इतने कहने की ही देर थी कि फ्यूरी सायन पर भड़क पड़ता है। बोलता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ सामान फ्री में मिलता है, गरीब कहीं के? जो बोलकर फ्यूरी सायन को धक्का मारने जाता है, लेकिन सायन सही टाइम पर हट जाता है, जिससे फ्यूरी फर्श पर जा गिरता है। तो सायन उसे बोलता है, अच्छा तो तुम अपने कस्टमर को ऐसे ट्रीट करते हो? जिसकी बातों से फ्यूरी और भी फ्यूरियस होकर गार्ड्स को बुलाने लगता है, जो आते ही सायन से फाइट करने लगते हैं। भले उन सबके पास बड़े बड़े लियो के जैसे हथियार थे, पर इसके बावजूद सायन उन सभी गार्ड्स को एक एक करके बहुत मारता है। और वह अपनी बड़ी हुई स्ट्रेंथ से बहुत खुश हो ही रहा था कि वहाँ फ्यूरी इस ट्रेजर हाउस के एल्डर चैन को आवाज लगाता है, क्योंकि वह समझ गया था कि अगली बारी उसी की है। तो एल्डर चैन, जो कि क्यूआई बिल्डिंग स्टेज के कल्टीवेटर थे, वह सायन से अपने एम्प्लॉय फ्यूरी की हरकत के लिए माफी मांगते हैं, और इसके लिए वह फ्यूरी को सजा देने के लिए भी तैयार थे। जिसके साथ ही एल्डर चैन आगे बोलते हैं कि मैंने सुना कि तुम्हें 3 हाई लेवल बीस्ट के ब्लड के एक्सचेंज में मिनरल स्टोन दे रहे हो, तो जरा क्या मैं उस मिनरल स्टोन को देख सकता हूँ? जो सायन जब दिखाता है तो वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यह मिनरल स्टोन एक और ब्लू क्रिस्टल होता है, जो क्रिस्टल इस वर्ल्ड में बहुत ही प्रीसियस होता है। जिसे देखते ही फ्यूरी सायन से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगने लगता है, क्योंकि पहली बार उसने भी इस मिनरल स्टोन को ध्यान से नहीं देखा था। जिसके बाद एल्डर चैन सियाओ को वीआईपी रूम में डिस्कस करने के लिए ले जाते हैं, जहाँ पहुंचकर वो सायन को यहाँ कुछ देर इंतजार करने को कहते हैं और खुद कहीं के लिए निकल जाते हैं। जिनके जाने के बाद सायन इस वीआईपी रूम में अकेला बचता है, तो वह इस रूम में घूमने लगता है, जिसमें उसे एक मीटियोर पंच टेक्निक का स्क्रोल एक टेबल पर रखा मिलता है, जिसे देख वो अपने आप को रोक नहीं पाता और उस मीटियोर पंच का प्रैक्टिस अपने कॉन्शियस माइंड में करने लगता है। जिसमें हैरानी की बात यह थी कि सायन कुछ ही देर के प्रैक्टिस में इस मीटियोर पंच को सीख लेता है, और इसको टेस्ट करने के लिए वह एक मीटियोर पंच का यूज करता है, जिस पंच को वहाँ एक लड़की रोक लेती है, जिसका नाम जिया होता है, और वह इस ट्रेजर हाउस के ओनर की एल्डर डॉटर होती है। तो एल्डर चैन जिया को सायन से इंट्रोड्यूस कराते हैं, पर जिया बोलती है, यहाँ पर तुम्हारे पास एक ब्लू क्रिस्टल के साथ एक जीनियस माइंड भी है, जिसने मीटियोर पंच टेक्निक को कुछ ही समय में समझ लिया। आई एम इम्प्रेस्ड। पर सायन तो जानता था कि यह उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रही है, क्योंकि सीक्रेटली किसी की टेक्निक सीखना एक जुर्म होता है। तो सायन अपने गलती के लिए जिया से माफी मांगने लगता है, पर जिया उसे बोलती है, ठीक है मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगी, पर इसके लिए तुम्हें इस मीटियोर पंच टेक्निक के बदले में मुझे एक ब्लू क्रिस्टल देना पड़ेगा। जिसके लिए सायन कभी तैयार होने वाला नहीं था।
क्योंकि यह मीटियोर पंच टेक्निक एक मिडिल ग्रेड का टेक्निक था जिसके लिए एक ब्लू क्रिस्टल देना एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होगी। तो वह माफ़ी मांगने के लिए जिया से एक और रास्ता मांगता है, जिसका फ़ायदा उठाकर जिया उसे यिंग यांग पाम टेक्निक का जेड देते हुए बोलती है, अगर तुमने इस जेड के अंदर के टेक्निक को डिकोड कर लिया, वह भी बस 3 महीने में, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। जिसको लेकर सायन सोचता है, वैसे तो यह टेक्निक बहुत ही स्ट्रांग है और अगर मैंने किसी तरह से इस टेक्निक को डिकोड कर लिया तो यह मेरे लिए बहुत ही काम का होगा। पर फिर वह जिया से सवाल करता है, अगर मैं इस टेक्निक को 3 महीने के अंदर डिकोड नहीं कर पाया तो मुझे क्या सजा मिलेगी। जिस पर जिया उसे बोलती है, अगर तुम ये करने में नाकाम हुए तो तुम्हें अपने माफ़ी के बदले में मुझे 2 ब्लू क्रिस्टल देने पड़ेंगे। जिसकी बातों से सायन जिया से बहुत इम्प्रेस होता है क्योंकि वह बिल्कुल ही एक प्रोफेशनल की तरह सौदा कर रही थी। जिसके बाद एल्डर चैंग सायन को उसके 3 हाई लेवल बीस्ट के ब्लड के साथ एक 4th ग्रेड फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट टॉनिक भी देते हैं, जिसका टोटल प्राइस उसके 1 ब्लू क्रिस्टल के बराबर होता है, जिनको लेकर सायन वहां से निकल जाता है। जिसके जाने के बाद एल्डर चैंग जिया से सायन को उसने यिंग यांग टेक्निक क्यों दे दी पूछता है, जिस पर जिया बताती है उस टेक्निक को क्रैक करना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, लेकिन यह काम सायन कर सकता है। तुमने देखा नहीं उसने मीटियोर पंच टेक्निक को कैसे डिकोड कर लिया, और अगर सायन यिंग यांग पाम टेक्निक को डिकोड कर पाया तो इससे हमें बहुत प्रॉफिट होगा। जिसके बाद हमारा सीन सायन की ओर शिफ्ट होता है, जिसे इस ट्रेजर हाउस से बाहर निकलते हुए मैंग देख लेता है, जिसे फ्यूरी ने बुलाया था। तो वह सायन का पीछा करने लगता है। जहाँ जब सायन मस्ती में गाना गुनगुनाते हुए जा रहा था, तभी वो एक एरे फॉर्मेशन में फंस जाता है जो मैंग ने लगाया था। तो मैंग बाहर आकर बोलने लगता है तुम्हारे पास कुछ और भी ब्लू क्रिस्टल रह गए हैं, तो वह तुम मुझे चुपचाप दे दो। जो वो बोल ही रहा था कि सायन उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर मैंग को एक पंच मारने का कोशिश करता है, पर मैंग उसे रोक लेता है और जब मैंग पंच करता है तो उसे सायन रोक कर उसके मुंह पर एक मुक्का मार देता है, जिससे उन दोनों के बीच में 1v1 फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सायन एडवांटेज में दिख रहा था और वह मैंग को लास्ट में पंच मार कर नीचे गिरा देता है। जिसके बावजूद मैंग अपने हरकतों से बाज नहीं आता और वह चुपके से सायन पर अटैक करता है, जिस अटैक को सायन डॉज कर उस पर मीटियोर पंच का यूज करता है, जिससे मैंग बच नहीं पाता और वहीं पे मारा जाता है। जिसको मारने के बाद सायन अपने घर में आकर उन 3 बीस्ट ब्लड के बॉटल को पीकर कल्टीवेशन करने लगता है, जिसमें उसे रात से सुबह हो जाती है। और अब सायन बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज के पीक पर था, जिसे जब होश आता है तो वह तुरंत ही अपने एकेडमी के लिए निकल जाता है, क्योंकि आज ही वो एरिना टेस्ट होना था। जहाँ पहुँचते पहुँचते वह फिर लेट हो जाता है, तो वह फिर से टीचर यून से इसके लिए माफ़ी मांगता है। और अभी तक वांगलिंग इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो वांगलिंग अपने अगला अपोनेंट कौन है पूछता है, जिस पर सायन बोलता है मैं हूँ। जिसे यहाँ देख सारा और वांगलिंग को शौक लग जाता है, क्योंकि उनके हिसाब से तो सायन अभी तक मर गया था। जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।